से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर में है। आज की जो ये वीडियो है, ये सेकंड क्लास है किसकी? बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों की, यानी कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन इसमें हम कवर कर रहे हैं। जो भी बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जैसे टीचर का पेपर हो या फिर बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाला पेपर हो, इसके अलावा सीडीपीओ का पेपर, बीपीएससी एएसओ जिसको पहले असिस्टेंट कहा जाता था, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को यहाँ हम कवर करने वाले हैं। ध्यान रहे, इसमें केवल बिहार रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स बिहार स्पेशल जीएस इसमें केवल हम कवर करने वाले हैं। बुक बिल्कुल अपडेटेड है, इसमें 71वीं बीपीएससी तक के प्रश्न शामिल हैं। इसका क्लास 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। पिछले दिन ही मैंने मॉर्निंग में उसको अपलोड कर रखा था और आई होप कि ये वीडियो भी आपको नेक्स्ट डे मिल रहा होगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा। पिछला जो क्लास था दोस्तों, उसमें लास्ट क्वेश्चन था आपका 62nd और यहाँ 63rd जो है इसमें पूछा गया है, खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन है आपके पास पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर। ये पिछले क्वेश्चन अगर आपने 62 देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा। उसमें हमने यही चीज पढ़ा था, खुद्दीराम बोस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वही पूछा गया था उसमें। तो देखिए, खुद्दीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। इनकी जो गाड़ी थी, किंग्सफोर्ड का जो गाड़ी था जिसमें ये बैठते थे, उस पर इन्होंने बम फेंका था इनकी हत्या के उद्देश्य से। हालांकि दुर्भाग्यवश उस समय ये उसमें मौजूद नहीं था किंग्सफोर्ड। दूसरे उसमें ई आंदोलन के सपोर्ट करने वाले जो व्यक्ति थे कैनेडी, उनकी पुत्री और पत्नी दोनों ही सवार थी और उन दोनों की मौत हो जाती है बम के फेंके जाने से। हालांकि खुदीराम बोस का कोई उद्देश्य नहीं था उनको मारने का, इनका मुख्य उद्देश्य था किंग्सफोर्ड की हत्या का। और बम कहाँ फेंका गया था खुदीराम बोस द्वारा? इनके साथ एक और व्यक्ति थे, अगर आपको नाम याद हो, प्रफुल्ल चाकी। नाम क्या था? प्रफुल्ल प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में इनके ऊपर बम फेंकने का प्रयास किया था। और टाइमिंग क्या थी? टाइम भी पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में। 1908 की ये घटना है और 1908 में ही दोस्तों 30 अप्रैल 1908 को ये प्रयास किया गया। 30 अप्रैल 1908 को, तो टाइम याद रखना है। हालांकि इसमें फिर खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हो गई, प्रफुल्ल चाकी भाग गए और खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हो गई और फिर अगस्त में अगस्त 1908 में इनको फांसी दे दिया गया। काफी कम उम्र में फांसी दी गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बाद में आप देखेंगे कि प्रफुल्ल चाकी भी सुसाइड कर लेते हैं पुलिस से के पकड़े जाने के डर से। अगला सवाल है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित किया गया। वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? अनुशीलन समिति की शाखा पटना में 1913 में किसके द्वारा स्थापित की गई? रेवती नाग के द्वारा या फिर यदुनाथ सरकार के द्वारा, साचिंद्र सान्याल के द्वारा या फिर महरुल हक? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आपको बता दें दोस्तों, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो सही उत्तर। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति, देखिए जैसे महात्मा गांधी, वो थे अहिंसा के पुजारी और अहिंसा और सत्य पर भरोसा करते हुए, यानी उनकी सहायता से वो भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। वहीं अनुशीलन समिति जो था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हिंसात्मक साधनों द्वारा, हिंसा के द्वारा अंग्रेजों को मार पीट कर भगा देना, किसी भी तरह से भगाकर भारत को आजाद करो। तो ये अहिंसा में भरोसा नहीं रखता था अनुशीलन समिति। 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसका गठन किया गया। देखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए, यानी कि क्रांतिकारियों को एक जगह संगठित करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ उनको तैयार करने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य था संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजों के शासन को नष्ट करके भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना। अगला सवाल अब आपके पास है, वर्ष 1913 में, तो मिलता जुलता है, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? क्वेश्चन भी सेम है, आंसर भी सेम है। आप देखिए, ये 2017 में आया था यहाँ पर 63वीं बीपीएससी में, फिर ये बीपीएससी टीचर में आया 11th 12th लेवल में
और 2023 के अगस्त में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन आया कब है? बीपीएससी स्कूल टीचर या हेडमास्टर का पेपर। यहाँ पर देखो अगस्त 2023 में, ये है दिसंबर 2023, और इसके अलावे 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया। इससे पहले आपने देखा 63वीं या 65वीं में पूछा गया था, और फिर यहाँ 2022 में 67वीं में भी पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से क्वेश्चन। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की? सचिंद्र नाथ सान्याल। कब की? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीडीपीओ का है। सीडीपीओ में जनरली अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? चौथा जो आपका अधिवेशन था, पहला अधिवेशन 1885 में इसके गठन के साथ दिसंबर 1885 में हुआ। इसके बाद दूसरा आप देखेंगे तो 86, तीसरा 87 और 88 में कौन सा आ जाएगा? 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा यानी फोर्थ अधिवेशन इसका हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। आपको बताना है कि किस राजा ने उसमें सहायता की थी उस अधिवेशन को कराने में। भिंगा के राजा ने, या फिर बनारस के राजा ने, दरभंगा के राजा ने, या जगदीशपुर के राजा ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है दोस्तों दरभंगा के राजा ने, ऑप्शन सी। आप देखिएगा यहाँ पर 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था, इसमें दरभंगा के राजा, जिनको कई बार दरभंगा महाराज भी कहा जाता है, उन्होंने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी। अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, खासकर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, या फिर दरभंगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए दोस्तों, बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये पटना में हुआ था। पटना में एक जगह है पटना के पास ही, बांकीपुर। तो अगर ऑप्शन दोनों ही आ जाए, क्योंकि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बिहार में वो बांकीपुर में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1912 में हुआ था, याद रखना है 1912 में हुआ। कितने नंबर का अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रखना है। देखिए, मैंने कई बार बताया है, जब भी कांग्रेस का कोई अधिवेशन पढ़िए तो ये याद रखिए कि वो कहाँ हुआ, कब हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की। ये तीन चीज जरूर याद रखिए। और अगर उसमें कोई प्रमुख घटना हुई है, जैसे कई बार आप देखे होंगे, जैसे सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ता है फिर वापस मिल जाता है, तो ये सब महत्वपूर्ण जो घटनाएं या निर्णय होते हैं वो भी याद रखने होते हैं। तो ये तो चूंकि बिहार से रिलेटेड है, तो याद रखिए बिहार में पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगर बांकीपुर और पटना दोनों ऑप्शन में है, निश्चित तौर पर बांकीपुर को माना जाएगा, और बांकीपुर ऑप्शन में नहीं हो तो पटना होगा। फिर आप देखिएगा 1912 में हुआ था, ये 27वां अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी, ये एक प्रमुख सवाल है। तो नाम रखिए, नाम याद रखिएगा, रघुनाथ। घ है ये, ध नहीं समझना है, ठीक है। रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये अध्यक्ष थे। तो कम से कम रघुनाथ आप जरूर याद रखिए, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, इनकी अध्यक्षता में 27वां कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ वो बिहार के बांकीपुर में हुआ 1912 में, और ये बिहार में कांग्रेस द्वारा किया जाने वाला पहला अधिवेशन था। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए होता है। आप देखिएगा, कांग्रेस का 27वां वार्षिक अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता की थी रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने। और इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? महासचिव दो व्यक्तियों को बनाया गया था, एक तो डी.ई. वाचा और दूसरे डी.ए. खरे, दोनों ही महासचिव थे। मौलाना मजहरुल हक जो थे ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिएगा, पटना के बांकीपुर में चूंकि ये अधिवेशन हुआ था, इसीलिए यदि प्रश्न के ऑप्शन में बांकीपुर और पटना दोनों हो तो फिर बांकीपुर को चूज किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पटना था तो पटना सही आंसर हो जाएगा। सवाल तो मिल ही रहा है यहाँ पर। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, बांकीपुर, रांची। आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम डी को चूज करेंगे, बांकीपुर को। ठीक है, क्योंकि पहले बांकीपुर का नाम आएगा तब उसके बाद पटना का आएगा ना क्या? तो अब देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की थी? अभी हमने देखा रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। रघुनाथ यानी कि आर, नरसिंह यानी एन और मुधोलकर, तो आर एन मुधोलकर, ये आप याद रख सकते हैं। 1912 में हुआ, 27वां अधिवेशन था और बिहार में होने वाला ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। अगला सवाल देखिए, अब 70वीं बीपीएससी का है। फिर 2023 में स्कूल टीचर में पूछ ही लिया गया, उसके पहले हमने देखा ही था कि 2020 में ही पूछा गया था ये 66वीं बीपीएससी में। 66वीं के बाद यहाँ 70वीं में आ गया, बीपीएससी स्कूल टीचर में आया ही है। सवाल क्या है? वही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा? आर एन मुधोलकर, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये बिहार के गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये आपसे पूछी जा रही है। महात्मा गांधी, हकीम आजमल खां, चितरंजन दास या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर है दोस्तों चितरंजन दास। 1922 में ही ये जेल से छूटे थे। उसके बाद गया में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ उसमें इनको निर्वाचित किया गया अध्यक्ष, यानी कि निर्वाचन के द्वारा लोगों की सर्वसहमति से इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1922 के गया अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? चितरंजन दास जी ने। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चितरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस श्रीनिवास अयंगर, इन नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने यानी परिषद में प्रवेश नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके बाद चितरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। किससे त्यागपत्र इन्होंने दिया था? काउंसिल में जो इनको प्रवेश मिला था उससे अपने पद से त्यागपत्र दिया था इन्होंने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। अध्यक्षता मैंने बोला कि जब भी किसी अधिवेशन की बात हो तो कहाँ हुआ, कब हुआ और अध्यक्ष कौन थे, ये 3 चीज़ ज़रूर याद रखिए। तो 1922 में हुआ, गया में हुआ और अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने देखा चितरंजन दास। ये 3 चीज़ें आपको किसी भी अधिवेशन में ज़रूर याद रखनी है। अगला सवाल मिलता-जुलता है। आप देखिए 47वीं में आया है, फिर 56वीं में आया है। 1922 के गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल अब देखिए वही सवाल सेम 67वीं बीपीएससी में भी आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। काफी नहीं है, यहाँ पर 65वीं में भी पूछा गया था कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास यानी चितरंजन दास, ऑप्शन ए। सवाल देखिए अब बीपीएससी स्कूल टीचर का है। ये सारे स्कूल टीचर वाले जो क्वेश्चन है ये एईडीओ में भी आने के चांसेस हैं, इसीलिए जरूर पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो शेयर भी करना है जहाँ तक पॉसिबल हो सके। अब क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? देखिए बिहार प्रांत के लिए स्पेशल कोई कांग्रेस नहीं था, तो इस हिसाब से यहाँ कांग्रेस नहीं होना चाहिए। बिहार
जो प्रांतीय सम्मेलन था, ये हो सकता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये 1909 में हुआ था। 1909 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन। नाम क्या है? बिहार प्रांतीय सम्मेलन। 1909 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सम्मेलन या अधिवेशन याद रखिए या पढ़िए तो उसमें 3 चीज़ें याद रखिए। एक तो कब हुआ, दूसरा कहाँ हुआ और तीसरा उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष भी आप याद रख सकते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में 1909 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? किसानों के नेता सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। लेकिन किसके प्रयत्नों से ये अधिवेशन हुआ? दूसरा वाला 1909 में, ये श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बाकी जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो भी याद रखनी है। आप देखिएगा, श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 और 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की भी उपस्थिति थी, तो विशेष उपस्थिति के तौर पर ये पहुंचे थे। ध्यातव्य है कि दिए गए प्रश्न में बिहार प्रांतीय कांग्रेस के स्थान पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन केवल होना चाहिए था, कांग्रेस नहीं होना चाहिए था। अगला सवाल है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में कौन सी सोसाइटी का स्थापना किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति या फिर सोशल सर्विस लीग, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से। सही उत्तर क्या है दोस्तों? बाबा ठाकुर दास जो थे, इन्होंने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी या इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? इन्होंने 1906-7 के आसपास इसकी शुरुआत की थी, ये याद रखना है। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है, ऐसे इसकी स्थापना सबसे पहले स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर ही इस सोसाइटी का नाम रखा गया है। स्वामी विवेकानंद ने इसे सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये याद रखना है। विवेकानंद ने स्टार्ट किया था कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो ये याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का उद्देश्य था लोगों में आध्यात्मिक बातें पहुंचाना, लोगों को के लिए शिक्षा में सुधार लाना। ठीक है। महिलाओं, बच्चों या जो भी अंधविश्वास के कारण दूसरों को जो क्षति होती थी या फिर शोषण होता था, उन सबका उत्थान करना। ध्यान रखना है आपको, पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबा ठाकुर दास ने 1906-7 में। अगला सवाल है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा को अलग करके बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया, इसका नेतृत्व किसने किया था? यानी कि बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक अलग प्रांत बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ, उसमें नेतृत्व या फिर उसके प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे या अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी या फिर बिरसा मुंडा? देखिए, बिरसा मुंडा का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिरसा मुंडा की मृत्यु 1911 से पहले ही हो चुकी थी, सन 1900 में ही। ठीक है, 3 फरवरी को। तो आपसे इसमें ये पूछा गया है कि 1911 में बिहार उड़ीसा को जो अलग करने के लिए आंदोलन किया गया, उसके नेता कौन थे प्रमुख? तो उसके नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा, वर्ष 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। वे बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी कि बिहार को उड़ीसा से अलग किया जाए। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन का जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा बने, यानी नेतृत्वकर्ता बने। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित दरबार में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, उसमें इसको स्वीकार किया गया। आप देखिएगा, ब्रह्मादेव प्रसाद, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम
भी डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए थे। वर्ष 1908 से 1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप देखिएगा 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर नया प्रांत बिहार और उड़ीसा का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। यानी उस समय तक बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया तो इसके तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया और फिर बिहार एक अलग प्रांत रहा। तो आप देखिएगा एक अलग भारतीय प्रांत के रूप में बिहार का गठन कब किस प्रकार हुआ या कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को, जब इसमें से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो अब याद रखना है, देखिए सबसे पहले बिहार और बंगाल एक थे, तो बंगाल से बिहार अलग कब हुआ ये याद रखना है। देखिए मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया? ये किया गया 1912 में। और फिर अब देखिएगा बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए? बिहार और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो बिहार और उड़ीसा अलग हुए कब? 1936। आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। और फिर अब इसमें से भी देखिएगा तो उड़ीसा जब बिहार से अलग हो गया तब तक बिहार में झारखंड भी हुआ करता था। तो बिहार से झारखंड आखिरी बार अलग हुआ है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ, तो ये हुआ 15 नवंबर को, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी। ठीक है, तो ये याद रखना है और इसके बाद से बिहार बचा हुआ है अभी तक। ये सवाल देखिए बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो कब प्रतिष्ठित हुआ यानी कब अलग हुआ? तो इसमें से तो कोई भी नहीं है। पहली बार 1912 में वो बंगाल से अलग हुआ था। तो 1912 आंसर होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर डी को चूज कर लिया जाए, इनमें से कोई नहीं। और ये 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम का क्वेश्चन है। आप देखिए अगला सवाल है यहाँ पर, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ, ये आपने देख ही लिया। अगला सवाल फिर से वैसा ही है कि बिहार कब भारत से या भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये 1912 में स्वतंत्र प्रदेश बना। देखिए 64वीं बीपीएससी में आया है, फिर यहाँ 69वीं में भी आ गया है 18 के बाद 2023 में। इससे पहले आपने देखा ही था 2-3 बार अभी तक आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 मार्च 1912 को उद्घोषणा किया गया, यानी कि ये घोषणा किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया जाएगा और बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। अब चूंकि 22 मार्च 1912 को ये घोषणा जारी किया गया था, इसीलिए आप देखिएगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और बिहार में ऑफिशियल छुट्टी भी रहती है इस दिन 22 मार्च को। तो 22 मार्च को ये घोषणा जारी किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 1912 से ये प्रभावी हो गया, यानी कि उस दिन से बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग माना जाने लगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया और फिर ये दोनों प्रांत भी अलग-अलग अस्तित्व में आ गए। तो बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी को ही माना है, यानी 1912 को। यानी कि बुक का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि केवल अगर वर्ष में बात की जाए तो 1912 सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर उनमें इनमें से कोई भी नहीं ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो एग्जैक्ट जो डेट है वो 1 अप्रैल, जब से ये अलग हो गया 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ और 22 मार्च को इसकी घोषणा की गई, 22 मार्च 1912 को। तो अगर डेट के साथ पूछा जाता तो मिसमैच हो सकता था, हालांकि डेट के साथ नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन डी को सही मान लिया गया। अब मान लो अगर इसमें बीपीएससी कह देता कि नहीं हम ऑप्शन ई को सही मानेंगे, इनमें से कोई भी सही नहीं है, सही उत्तर तो 22 मार्च 1912 है, तो आप क्या कर लेते, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। अगर ये नहीं रहता तब तो फिक्स ही था 1912, हालांकि एग्जैक्ट डेट मैंने बता दिया है। ऑफिशियली जब ये घोषणा की गई, ये डेट आप याद रखिएगा 22 मार्च को घोषणा किया गया और अगले महीने की पहली तारीख से यानी 1 अप्रैल से ये लागू हो गया। अब अगला सवाल वही है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में, ये याद रहेगा आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 1912 आंसर होगा। अब देखिए 39वीं में पूछा गया है, इधर फिर से 86वीं में पूछा गया कि बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 में। 22 मार्च को चूंकि बिहार दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च याद रखिए।
अगला सवाल, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? 1912 में बना भारतीय राज्य के रूप में ये, बंगाल से अलग होकर। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिला? 1912। अच्छा, बिहार को एक अलग प्रांत, अब देखिए यहाँ 1936 भी ऑप्शन में है और 1912 भी है। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में पहले अंतर समझ लीजिए कि क्या अंतर है। जैसे यहाँ भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में, 1936 भी यहाँ ऑप्शन था। तो भारतीय राज्य के रूप में अगर बात किया जा रहा है तो 1912। अब अलग प्रांत कब बना यह? तो प्रांत की अगर बात कीजिएगा तो देखिए 1912 में जब बिहार अलग हुआ था तो उसके साथ-साथ बिहार और प्लस उड़ीसा भी उसके साथ उसमें मौजूद था और दोनों को बिहार और उड़ीसा प्रांत बोला जा रहा था उस समय। लेकिन अलग बिहार प्रांत की बात की जाए कि बिहार प्रांत अलग कब हुआ, तो ये 1936 इसका सही आंसर होगा, ना कि 1912, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हालाँकि यहाँ पर 1936 को सही भी माना गया है, बीपीएससी ने भी 1936 सही माना था। क्योंकि प्रांत के तौर पर देखेंगे तो 1912 अगर सही लगा देंगे तो उसमें बिहार प्रांत के साथ-साथ उसमें उड़ीसा भी मिला हुआ था। उड़ीसा 1936 में अलग हुआ तो स्वतंत्र रूप से बिहार प्रांत बना उड़ीसा से अलग होकर 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? अब देखिए, अलग राज्य कब बना? अब आप इसमें अगर 1912 खोजिएगा तो वो तो नहीं है। तो फिर आपने पढ़ा था कि 1936 में इसको उड़ीसा से अलग करके एक राज्य बना दिया गया या प्रांत बना दिया गया, और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसमें ऐसा जो नियम बनाया गया था उसके आधार पर 1936 में इसको अलग किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही आंसर है। ये हमने पहले पढ़ा भी है क्वेश्चन में। अगला सवाल, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? 1936 में अलग हुआ, ये तो आपको याद है। अगला फिर 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो 1936 में अलग किया गया था, 1 अप्रैल 1936 को। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? यानी जो होम रूल लीग यानी स्वशासन को लेकर के जो लीग चलाई जा रही थी या जो फिर संस्थाएं चलाई जा रही थी, उनकी गतिविधियों को और तेज किया जा सके, उनको सपोर्ट मिल सके। तो 1918 में कौन से कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने बिहार की यात्रा इस उद्देश्य से की थी? बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक, एनी बेसेंट। ये बाकी के 2 ऑप्शन अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ये 71वीं बीपीएससी का है, 2025 में आया है, मैं बता देता हूँ। 71वीं बीपीएससी जो 2025 में आयोजित हुआ था उसका पेपर है ये, उसका क्वेश्चन है, सॉरी, कि कौन से कांग्रेसी नेता थे जो 1918 में बिहार की यात्रा करते हैं इस उद्देश्य से कि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिले। चलिए मैं आंसर भी मार्क कर देता हूं क्योंकि इसी 2 ऑप्शन में आंसर है, सही आंसर है एनी बेसेंट। बाकी की चीजें मैं अगले पेज पर दिखाता हूं आपको। यहाँ देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2025 का क्वेश्चन है। एनी बेसेंट वर्ष 1918 में 2 बार बिहार आई, खासकर पटना। 18 अप्रैल 1918 को होम रूल लीग की गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए, और फिर 25 जुलाई 1918 को होम रूलरों के विचार जानने के उद्देश्य से कि जो ये आंदोलन चला रहे हैं आखिर उनका उद्देश्य क्या है, सही उद्देश्य है या गलत है। इन दौरों के दौरान उन्होंने सभाएं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाया और लीग की जो संगठनात्मक शक्ति थी उसको भी मजबूती प्रदान किया इन्होंने। तो एनी बेसेंट नाम याद रखना है। अगला सवाल है, चंपारण में गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था, किसने बुलाया था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है जो 1917 में हुआ था, और चंपारण में किसानों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से या फिर सत्याग्रह चलाने के उद्देश्य से राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, इनको चंपारण बुलाया गया था। तो गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था चंपारण में आने के लिए? राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी होगा। आप देखिएगा राजकुमार शुक्ल जो थे ये महात्मा गांधी से लखनऊ में मिले थे और वहीं पर उन्होंने चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी से अनुरोध किया था, यानी कि आमंत्रित किया था। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी वहां पर आए। कलकत्ता से 9 अप्रैल को चले, 9 अप्रैल 1917 को वहां से चले और 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे।
और 1917 में ही इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया, जिसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। बिहार के कौन से नेता हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल खुद ये महात्मा गांधी के साथ नेतृत्व किए किसान आंदोलन का। अब अगला सवाल है, राजकुमार शुक्ल जो थे जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, वो किस गांव के निवासी थे? तो निश्चित रूप से चंपारण का गांव है, लेकिन गांव का नाम क्या है? मुरली भरहवा या मुरली भीत के या फिर मुरली धीर या मुरली खेर? सही उत्तर है दोस्तों मुरली भरहवा, ऑप्शन ए। आप देखिएगा, राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर नील की खेती की तिनकटिया पद्धति के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था, जो इनका पहला सत्याग्रह माना जाता है। अगला सवाल है, बिहार का वह रसोइया कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने जैसे समझा यहाँ पर कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर पश्चिमी चंपारण में या चंपारण में महात्मा गांधी जी आए और फिर इन्होंने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह किया, जो सफल रहा। तिनकटिया प्रणाली उस समय बंद करनी पड़ी। नील की तिनकटिया प्रणाली क्या होती थी कि कम से कम 3 कट्ठे के हिस्से पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी और इससे भूमि को काफी नुकसान होता था। किसान खुद नहीं चाहते थे कि नील की खेती की जाए, लेकिन इसमें मुनाफा इतना था अंग्रेजों को कि वो जबरदस्ती कराते थे। तो इसी को रोकने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया कि आप नेतृत्व कीजिए इसका और आपके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा या सत्याग्रह चलाया जाएगा। तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कर इसको खत्म कराया गया और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और इसी सत्याग्रह में जब महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो वहां पर उनके खाने में जहर देकर उनको मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन खाने में उनको जहर तो मिलाकर दे दिया अंग्रेजों ने, खाने में जहर मिलवा दिया। किससे? जो इनको खाना परोसने आता था या जो इनका रसोइया था, जो इनको खाना बना करके देने वाला था, उसको पैसे दे करके अंग्रेजों ने अपने में मिलाया और बोला कि भाई तुम खाने में जहर मिला दो और महात्मा गांधी को दे दो खाने के लिए। रसोइया बेचारा जहर मिला भी दिया, लेके गया भी, लेकिन वहां पर जाकर के बेचारा का दिमाग खुल गया, इसका दिल समझिए तो पिघल गया और फिर वहां पर जाकर ये सारी बातें सही सही बिल्कुल सच सच महात्मा गांधी को बता देता है, जिसके बाद महात्मा गांधी ये खाना नहीं खाते हैं और उनकी जान बच जाती है। तो यही सवाल आपसे पूछा गया है, बिहार का वह रसोइया कौन था जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई? यानी जो उनके भोजन में जहर मिलाया गया था उससे उनकी रक्षा की, उनकी जान बचाई। नाम क्या था? मीर बकवाल या फिर मुजफ्फर अहमद, बतख मियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों बतख मियाँ। कई बार ख लिख के आता है ब त ख बतख मियाँ, तो आप देख लीजिएगा जैसे नाम आए। सही उत्तर ऑप्शन सी है। देखिएगा यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधक W.S. डरविन ने गांधी जी को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया अपने यहाँ कि आइए हमारे यहाँ खाना खाइए, आज बहुत बढ़िया आपको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे आपके लिए। डरविन ने अपने रसोइये जिसका नाम बतख मियाँ था, उसको गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा। दूध में जहर मिला दिया, बोला ले जाओ इनको अब पिला दो। लेकिन बतख मियाँ ने आदेश का पालन नहीं किया और गांधी जी को जहरीले दूध की सच्चाई बता दी जाकर। सही सही बता दिया कि देखिए आपके दूध में ये लोग जहर मिला कर दिए हुए हैं, इसको नहीं पीजिए। और खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह भी थे। तो ये याद रखना है, बतख मियाँ वो व्यक्ति हैं जो इतनी हिम्मत करते हैं कि उनके सामने उनकी पोल खोल देते हैं और महात्मा गांधी को बचाते हैं। तो आप देखिएगा अगला सवाल भी वही है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो वो बतख मियाँ थे, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तिनकठिया पद्धति की नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ऑप्शन है 1/10 भाग या 1/3, 3/20 या फिर 3/25, इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 20 में से 3 हिस्से ले लिए जाते थे, इसीलिए नाम इसका तीन कठिया पद्धति रखा गया। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अमानत के लिए 20 में से 3 हिस्से मिलते थे। आप यहाँ पर देखिएगा
बिहार के तत्कालीन चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जितना भी जमीन होगा उसका 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी ही है। बाकी जमीन पर कोई भी आप फसल उगाइए, उससे मतलब इनको नहीं होता था। तो 20 में से 3 हिस्से पर की जाती थी और यहाँ 20 को 1 कट्ठा माना जाता है, 20 धुर को, उसमें से 3 धुर पर, या जिस तरह से आप समझिए। और 3 होने के कारण इसका नाम तिनकठिया प्रणाली रखा गया। वर्ष 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसमें नरम दल और गरम दल वापिस आकर के मिल गए थे। मुस्लिम लीग भी इसमें हिस्सा लिया था, इसलिए ये जो लखनऊ का अधिवेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी अधिवेशन में चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल थे, उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है और वो महात्मा गांधी को आमंत्रित करते हैं चंपारण आने के लिए। महात्मा गांधी इसके बाद अप्रैल 1917 में चंपारण आए। बाद में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी या फिर चंपारण इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी खुद भी एक सदस्य थे कि इनके देखरेख में जांच चल सके। इस कमेटी की सलाह पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का लगभग 25% भाग किसानों को वापस कर दिया। तो काफ़ी ये तरीके से आप देखिएगा तो पूरे पैसे तो नहीं वापस हुए, लेकिन ये सफल सत्याग्रह रहा महात्मा गांधी का। अगला सवाल है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? एस.एन. हल्दर ने, व्योमेश चक्रवर्ती ने, रमेश पाल ने, स्वामी विश्वानंद ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। अब देखिए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो की गई ये 1920 में तो की गई, लेकिन इसमें केवल एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जाता है। निश्चित तौर पर ये एस.एन. हल्दर और व्योमेश चंद्र चक्रवर्ती दोनों के प्रयासों से लेबर एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 में की हुई। कहाँ पर? जमशेदपुर में। तो यहाँ पर चूंकि दो दो ऑप्शन है सही, तो हम उपयुक्त में से एक से अधिक को चूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन ई जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर जमशेदपुर में या फिर जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 को सुरेंद्र नाथ हल्दर यानी एस.एन. हल्दर और व्योमेश या व्योमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई। यह जमशेदपुर में स्थित या फिर स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, या फिर चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए, ऐसे तो आपको पता है चंपारण सत्याग्रह जो था ये महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था और ये 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और ये काफी हद तक सफल रहा। अंततः सफल ही मानेंगे इसको। सवाल था हमारा लेकिन कि पटना जो लॉन है उसका नाम गांधी मैदान के रूप में कब चेंज किया गया? देखिए, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी 1918 में एक बहुत बड़ी सभा बुलाए थे और ये वहीं गांधी मैदान में ही बुलाया गया था और उस समय पर इसका नाम क्या हुआ करता था? पटना लॉन उस समय पर इसका नाम था। इस जनसभा के बाद से कई लोग गांधी जी के नाम से उसको रिलेट करने लगे, लेकिन फाइनली जब गांधी जी की मृत्यु हो गई 1948 में, तब जाकर के उसका नाम महात्मा गांधी मैदान के रूप में चेंज कर दिया गया। यानी कि 1948 में समझिए चेंज हुआ है इनकी मृत्यु के पश्चात। तो वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ई होना चाहिए था इसका सही आंसर। तो बुक में आप देखिएगा यहाँ पर गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पहले इसका नाम पटना लॉन हुआ करता था। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा मई 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची यानी कि 72 फीट की स्टैचू 2013 में बनाई गई। अब ये देखिए, महात्मा गांधी की मृत्यु यानी कि 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। इसमें बीपीएससी ने आंसर डी को दिया था, लेकिन ध्यान रखिए 1948 में नाम चेंज हुआ था। अगला सवाल है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? यानी असहयोग आंदोलन
अंग्रेजों को असहयोग करने के लिए यानी सहयोग खत्म करने के लिए उनका जो भारतीय कर रहे थे, इसलिए ये चलाई गई थी। और इस दौरान बिहार के एक प्रमुख वकील थे, जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी भी रहे। वो उस समय अपनी वकालत छोड़ दिए थे, यानी कि वकील का काम छोड़ दिया था, अंग्रेजों को सहयोग करने से मना कर दिया था। तो ये कौन थे ये बताना है, जयप्रकाश नारायण थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या फिर राजकुमार शुक्ल। सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वकालत करते थे और उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। आप देखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 22 तक चला, इसमें जुड़ने के लिए अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी और इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी लिखी है। किसने लिखी है इंडिया डिवाइडेड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, या उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या वो अंग्रेजी जानते थे। तो इनमें से अगर आप देखिएगा, सवाल यही है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में मान्यताएं चल रही थी कि इनकी जीत हो जाएगी, यानी महात्मा गांधी की जीत होगी या इस आंदोलन से जुड़े लोगों की जीत होगी, ये मान्यताएं क्यों फैली हुई थी? आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से चूज करना है। इसमें निश्चित तौर पर कोई एक ऑप्शन सही उत्तर नहीं है, तो स्टार मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। लास्ट में बीपीएससी ने खुद ये क्वेश्चन हटा भी दिया था। आप देखिएगा, गांधी जी ने वर्ष 1918 के गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, किसानों का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया और सफल हुआ वह भी। और फिर अगला नेतृत्व इन्होंने किया गुजरात के अहमदाबाद मिल में मजदूरों की हड़ताल का, और वो भी सफल रहा आंदोलन। उसके बाद 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका हो गया या न्यायालय हो गया, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय तथा उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण ही बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि अब हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। तो बीपीएससी ने सबसे पहले इसका आंसर ए दिया था, लेकिन लास्ट में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया कि आप शराब से दूरी बनाइए। इसके पश्चात सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, और सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की थी। शराब नहीं खरीदने से उनके राजस्व में यानी उनकी कमाई में काफ़ी कमी आ गई अंग्रेजों के। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की, जो शराब पीते थे। यानी जो समाज के गिने-चुने लोग थे, जाने-माने लोग, प्रतिष्ठित लोग और शराब भी पीते थे, उनका नाम लिस्ट में दिया गया अंग्रेजों द्वारा कि देखिए ये आदमी है जो शराब पीते हैं, ताकि उनसे जुड़े लोग भी शराब पीने लगे। तो उस प्रदेश का नाम बताना है जहां पर ये लिस्ट अंग्रेजों ने जारी की थी। तो ये लिस्ट बिहार का ही जारी किया गया था, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही आंसर है। आप देखिएगा, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चला उसके फलस्वरूप लोगों से शराब से परहेज करने के लिए कहा गया और लोग मान भी गए। काफी अधिक संख्या में लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। इसके कारण सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई, इसलिए बिहार एवं उड़ीसा की प्रांतीय जो सरकार थी उस समय की, उसने शराब के स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित किया कि शराब पीने से क्या-क्या फायदा है, नुकसान को नहीं। एवं प्रस्तावित करने के लिए ऐसे प्रसिद्ध और महान लोगों की एक सूची भी जारी कर दी जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर इत्यादि शामिल थे, यानी जो सफल आदमी थे और जो शराब भी पीते थे। अब अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? फिर भी इस इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। ये थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। आप देखिएगा, बिहार के सारण जिले
में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, अगला सवाल है आपके पास, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व, कृषक यानी किसानों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने, राजकुमार शुक्ल ने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने, जेबी सेन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? देखिए, शुरू में जो 4 व्यक्ति का नाम दिया गया है, 4 व्यक्तियों का, इनमें से स्वामी विद्यानंद जो हैं, ये असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किए थे, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा ये सही है। ध्यान दीजिएगा, सवाल में था कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उस समय कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ऐसे किसान आंदोलन का नेता नहीं पूछा गया है। तो आपको पता है असहयोग आंदोलन का टाइमिंग क्या था, 1920 से 22। इस दौरान स्वामी विद्यानंद जो थे ये बिहार के किसान नेता थे और इन्होंने बिहार में कृषकों का नेतृत्व भी किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिले, खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे कि अपना अधिकार समझो। सवाल क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? अभी हमने देखा स्वामी विद्यानंद, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। देखिए यहाँ पर बीपीएससी के 68वीं बीपीएससी में 2023 में आया, फिर 2023 में ही पूछ लिया गया है स्कूल टीचर में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? अभी हमने देखा स्वामी विद्यानंद जो हैं ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसान नेता के रूप में कार्य किया। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में, या फिर दिल्ली में, लखनऊ में, या पटना में? देखिए, अगर 1920 में असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो जैसे 1857 की क्रांति में सब जगह कोई ना कोई नेतृत्व कर रहा था और अपने अपने स्तर से आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, वैसे ही जो राहुल सांकृत्यायन थे ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा में। सारण जिला का छपरा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ये वर्ष 1920 में प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिए और उन्हें भी जेल भेजा गया, यानी कि जेल उनको भी हो गया था। वे असहयोग आंदोलन के समय छपरा में एक्टिव थे, यानी वहां से आंदोलन चला रहे थे। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग, आरा, पटना, छपरा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन यानी बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन था, वो हजारीबाग में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? अधिवेशन के केस में मैंने क्या बोला, कहाँ हुआ था, कब हुआ था और अध्यक्षता किसने की? 3 चीज़ याद रखना है। तो कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये भी याद रखना है। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थी सरला देवी। तो नाम याद रखना है अध्यक्ष का, और फिर कब हुआ ये और कहाँ हुआ, ये 3 चीज़ याद रखना है। देखिएगा यहाँ पर बिहारी छात्र सम्मेलन यानी बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ वो अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 में, अभी हमने देखा था। अगला सवाल, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? सहजानंद सरस्वती, या श्री कृष्ण सिंह, या फिर मोहम्मद जुबैर, या के एन सिंह? उपयुक्त में एक से अधिक, या कोई नहीं? देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मुंगेर में किसान सभा की बात करेंगे तो मुंगेर में किसान सभा की स्थापना का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है, एक तो मोहम्मद जुबैर को और दूसरा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही है, तो हम चूज कर लेंगे ऑप्शन डी ई को, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक सही है। आप देखिएगा, बिहार में किसानों को संगठित करने का उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया ताकि सभी किसानों को एक जगह संगठित किया जा सके। इसमें यानी कि इसके गठन में, किसान सभा के गठन में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह का
का प्रमुख योगदान रहा, लेकिन किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष भी बने, यानी कि पूरे स्टेट लेवल पर, बिहार लेवल पर केवल एक किसान सभा बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? खुद स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल है दोस्तों, मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का क्या उद्देश्य था? बड़हिया ताल आंदोलन था एक, जो मुंगेर मुंगेर में हुआ था। आपको बताना है ये आंदोलन क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था? ऑप्शन है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, या मुस्लिम किसानों के शोषण बंद हो इसके लिए, या जमींदारी प्रथा की समाप्ति, या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। देखिए बड़हिया ताल में क्या हुआ था, या अधिकांश जगहों पर क्या हुआ कि जो जमींदार होते थे, जमींदार ये खेतों पर कब्जा कर लेते थे। खेत पर क्या कर लेते थे? कब्जा। जबकि होता क्या था, इससे पहले किसानों की क्या डिमांड थी कि जो किसान लंबे समय से एक ही खेत पर खेती कर रहा है, इस खेत पर उस किसान का हक रहे, ना कि किसी जमींदार का। लेकिन जमींदारों ने उस पर कब्जा कर लिया, किसानों को हटा दिया, भगा दिया। तो समझिए कि जो भी जमींदार किसी किसान से छीन कर या किसी दूसरे जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था, अपने नाम पर कर लिया था, उस भूमि की वापसी को लेकर के ये विरोध किया गया था और वैसी भूमि को बकास्त भूमि कहा जाता था। तो आप देखिएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर के मुंगेर के बरहिया ताल में आंदोलन किया गया था। किसान आंदोलन था, सीधी-सी बात है, किसानों द्वारा किया गया था। आप देखिएगा मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था, यानी इसके नेता कौन थे? प्रमुख कार्यानंद शर्मा। अगला सवाल है, बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साह, बंकिम चंद्र मित्र, या सचिंद्र नाथ सान्याल, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए बिहार में राजस्व दल की कल दल का जो गठन किया गया था, ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह द्वारा। सही आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए। आप देखिएगा असहयोग आंदोलन की असफलता हुई 1922 में, ये असफल हो गया मान के चलिए, तो 1920 से 22 तक चला असहयोग आंदोलन। इसके बाद स्वराज पार्टी, जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कह सकते हैं आप, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ये 1923 में औपचारिक रूप से स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, असहयोग आंदोलन विफल होने के बाद। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अब देखिएगा बिहार में अगर स्वराज दल की बात करें या स्वराज पार्टी की बात करें, तो इसका गठन बिहार में जब किया गया तो उसके प्रमुख नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। यह सवाल मिलता-जुलता, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। और ऐसे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1927 में, 1925 या 1923 में, या इनमें से कोई नहीं, एक से। देखिए पटना में युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। सही आंसर क्या है? 1927 में। उद्देश्य क्या था? पटना में जो भी युवक थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ना चाहते थे, उनका एक जगह, एक उनको मंच दिया जाए जहां पर वो एक जगह संगठित हो सकें और संगठित रूप से लड़ाई लड़ सकें। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला सवाल है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। सही आंसर क्या है? सही है फणींद्रनाथ घोष, यानी कि ऑप्शन ए। आप देखिएगा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक की गई। इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व किसने किया, यानी बिहार की तरफ से नेता के तौर पर कौन जाके उसमें शामिल हुए? फणींद्रनाथ घोष। इसी बैठक के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदला गया और बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो ध्यान रखना है, इसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो 1928 में बैठक हुई थी, उसमें बिहार की तरफ से कौन शामिल हुए थे? फणींद्रनाथ घोष। अगला सवाल आपके पास है बीपीएससी सीडीपीओ का। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है संत रविदास, या फिर महात्मा गांधी, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, या इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में एक से अधिक। देखिए वर्ष 1928 में ही बिहार में रविदास सभा का गठन बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, न कि
बाकी किसी ऑप्शंस में जो नाम अवेलेबल हैं उनके द्वारा। तो ये याद रखना है। देखिए 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से समर्पित संगठन थी, यानी कि जो छुआ-छूत से ग्रसित लोग थे, उनमें समानता लाई जा सके। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव लड़े थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया। अगले सवाल में आपको घटना या संगठन एक तरफ दिया गया है, एक तरफ उससे संबंधित व्यक्ति, इनको सही-सही मिलान कराना है। एक तरफ देखिए चंपारण सत्याग्रह, फिर आज़ाद दास्तां 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और किसान सभा बिहार। चंपारण सत्याग्रह से जुड़े इसमें कौन व्यक्ति हैं, ये आपको अब खोजना होगा। जयप्रकाश नारायण या फिर श्याम नारायण सिंह या सहजानंद सरस्वती या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निश्चित तौर पर डायरेक्टली अगर देखिएगा तो काफ़ी लोग इसमें महात्मा गांधी को ढूँढेंगे, राजकुमार शुक्ल को ढूँढेंगे, वो तो जुड़े ही थे चंपारण सत्याग्रह से। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इससे जुड़े हुए थे। आपको याद होगा जब अंग्रेजों ने जहर दिया था दूध में मिलाकर महात्मा गांधी को इस सत्याग्रह के दौरान, तो उनको बचाने वाला व्यक्ति जो थे, वो थे बतक मियाँ, और उनका जो स्टेटमेंट था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके गवाह भी बने थे। तो इसलिए ये भी मौजूद थे या जुड़े हुए व्यक्ति हैं किससे? चंपारण सत्याग्रह से। किसान सभा आपको पता है, बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। ए को 4 में और डी को 3 में मिलाना है, ये बात तय है। अगर आप ऑप्शंस में ढूँढोगे तो ए को 4 में 2 जगह मिलाया गया है और डी को 3 में बात की गई थी, तो डी को 3 में एक ही जगह मिलाया गया है। तो ये तो गलत हो गया, ये इकलौता ऑप्शन है जो सही होगा। आप देखिएगा ये जो प्रश्न है ये 71वीं बीपीएससी 2025 का है, तो कोई डाउट नहीं रहे कि ये बुक जो है वो अपडेटेड नहीं है। 71वीं बीपीएससी 2025 का भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है। आप देखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्याओं को लेकर चलाया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नेपाल तराई तथा बिहार क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गुरिल्ला कार्रवाई के लिए शस्त्र दस्ता संगठित किया, जिसे आजाद दस्ता कहा जाता है। इसका मतलब आजाद दस्ता को मिलाना है किससे? जयप्रकाश नारायण से। श्याम नारायण सिंह बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले अग्रणी कार्यकर्ताओं में से एक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे इसके सर्वमान्य नेता बने और प्रथम अध्यक्ष भी थे। बाद में यही आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में विस्तृत हुआ। तो अब अगर हम बात करें वापिस से, तो देखिए चंपारण सत्याग्रह को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलाया था। किसान सभा बिहार, इसको सहजानंद सरस्वती से। अब आजाद दस्ता, इसका गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, और 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े व्यक्ति थे श्याम नारायण सिंह। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। अगला सवाल, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के प्रयासों से। कब हुआ? 1929 में। और उसके अध्यक्ष भी कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के, और स्थापना भी इन्होंने ही की थी। बाद में यही अखिल भारतीय किसान सभा बना। आप यहाँ देख सकते हैं बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय यानी प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष बने। इसके सहयोगियों में सहजानंद सरस्वती स्वयं, फिर यदुनंदन शर्मा, वामपंथी नेता कार्यानंद शर्मा सहित और कई प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल थे। अब अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 120, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? उसका नाम बताना है। वधवाराम या फिर कार्यानंद शर्मा, पीसी जोशी, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। देखिए कार्यानंद शर्मा किसान सभा से जुड़े व्यक्ति थे और निश्चित तौर पर
ये वामपंथी नेता थे जिन्होंने किसान सभा को लोकप्रिय बनाया। अगला सवाल तो मिलता-जुलता है, आप देखिएगा स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ या फिर जातीय आंदोलन, किसान आंदोलन या मजदूर आंदोलन? तो किसान आंदोलन होगा, हमने देख ही लिया और ये बिहार के प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? फिर से वही सवाल, आंसर होगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या फिर यदुनंदन शर्मा? तो यहाँ निश्चित तौर पर एक से अधिक व्यक्ति हैं जो इससे जुड़े हैं। स्वामी सहजानंद भी हैं, कार्यानंद भी हैं, यदुनंदन शर्मा, ये सभी लोग किसान सभा से जुड़े थे। अब अगला सवाल आप देखिएगा 124 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1929 में, ये याद रखना है। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और ये स्वयं इसके अध्यक्ष भी थे, पहले अध्यक्ष। काफ़ी लंबे समय तक बने रहे और इसके प्रमुख नेता भी ये काफ़ी लंबे समय तक रहे। अब देखिए 71वीं बीपीएससी का प्रश्न 2025 में पूछा गया है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो देखिए, प्रमुख नेता अगर पूछा जा रहा है तो निश्चित तौर पर किसान सभा का जो अध्यक्ष थे, उनको चुना जाएगा, सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? 1929 में किसान सभा आंदोलन या फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया 1929 में और इसके ये अध्यक्ष भी थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? स्वामी विद्यानंद, सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बिहार से थे ही नहीं, तो तीसरा तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या है? स्वामी विद्यानंद भी जुड़े हैं क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान यही थे जिन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक और प्रमुख नेता, तो निश्चित तौर पर पहले और दूसरे वो व्यक्ति हैं जो बिहार में किसान के नेता रहे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा, फर्स्ट और सेकंड। आप देखिएगा, स्वामी विद्यानंद और सहजानंद सरस्वती दोनों ही बिहार के किसान नेता थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध बिहार से था ही नहीं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 128, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ये हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ा था, 1928 में हुआ था बिहार यूथ लीग यानी बिहार युवा संघ का गठन। आप देखिएगा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहा की प्रेरणा से वर्ष 1928 में मोतिहारी, जो कि पूर्वी चंपारण में है, यहाँ पर बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी। किसकी प्रेरणा से? प्रोफेसर ज्ञान साहा की प्रेरणा से। ये एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। तो 1928 में मोतिहारी में बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई। अगला सवाल है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में नमक सत्याग्रह जो था, इसके बारे में पूछा गया है, नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने या महादेव लाल सर्राफ ने, कुमार मिश्रा ने या सत्यनारायण ने? देखिए सही आंसर है यहाँ पर महादेव लाल सर्राफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सर्राफ ने। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। आप देखिएगा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया और बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930 को सारण जिले में। यानी कि मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और फिर 6 अप्रैल यानी मार्च के बाद अप्रैल 1930 में सारण जिले में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। बिहार में सारण तथा चंपारण बिहार के पहले ऐसे 2 केंद्र थे जहां पर नमक सत्याग्रह चलाया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सर्राफ ने किया था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ-साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? यानी नमक बनाने से तो मना किया है, उसके अलावा कौन-सा टैक्स देने से मना किया? चौकीदारी कर, हाथी कर, मलबा कर या फिर डेवलपमेंट? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए सही आंसर है यहाँ पर चौकीदारी, यानी कि ऑप्शन। देखिएगा, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा की और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और
सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसी दौरान बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर के साथ या कर के द्वारा सरकार का विरोध किया, यानी चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल माना जाता है। तो बस सीधे याद रखना है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना दांडी मार्च प्रारंभ किया था, शुरू किया था और 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं। वहां जाकर खुद से नमक बनाते हैं और खुद नमक बनाकर जो नमक सत्याग्रह था उसको या फिर नमक पर जो टैक्स लगता था उसको इन्होंने भंग किया और सरकार को यानी अंग्रेजों को बोला कि हम नमक के लिए टैक्स नहीं देंगे। सरकार अंग्रेज क्या कहते थे कि नमक खुद से नहीं बना सकते हो तुम भाई, नमक बनाने के लिए टैक्स देना होगा। तो नमक चूंकि जरूरी चीज थी, सभी लोगों के लिए जरूरी थी, इसीलिए अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ पाए नमक सत्याग्रह में। और इसी समय बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया और यह सफल भी रहा। चौकीदारी कर क्या था? गांव में पहरेदारी के लिए चौकीदार रखे जाते थे और उनके वेतन और भत्ते के लिए टैक्स देना पड़ता था लोगों को, जो आम लोगों को मंजूर नहीं था। इनको लगता था कि ये अन्यायपूर्ण तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया और ये सफल भी रहा। अब अगला सवाल आप देखेंगे, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन सही उत्तर होगा। जब महात्मा गांधी ने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया तभी उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला गया था 1930 में। सीधी सी बात है, तो ये याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या दांडी मार्च के दौरान, जो भी आप याद रख सको, दोनों ही 1930 में हुई। दांडी मार्च पहले स्टार्ट हुआ जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चले। साबरमती आश्रम से अपने सहयोगियों के साथ ये वहां से पैदल चले। कब चले थे? 24 दिन पहले 6 अप्रैल को पहुंचे। कहां पर? दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 2000 बोल रहा हूं, 1930 को पहुंचे थे। चले थे 12 मार्च को, आप जोड़कर देख लीजिएगा। 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को वो पहुंच गए और वहां जाकर के नमक बना करके अंग्रेजों का जो नमक कानून था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते हैं, उसका जो नियम था उसका विरोध जताया इन्होंने, उस नियम को तोड़ दिया, भंग कर दिया, यानी कि आज्ञा नहीं माना अंग्रेजों का। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। तो ये 1930 में हुआ था और इसी दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से लोगों ने मना किया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ-साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया? तो अभी हमने देखा था चौकीदारी कर का विरोध किया था। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई जो मान है वो सही उत्तर हम मान लेंगे। अगला सवाल आप देखिए, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमार गौरीदास या उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? देखिए तौर पर यहाँ पर जो भी नाम देख रहे हैं, चाहे श्रीमती मीरा देवी हो या हसन इमाम हो या गौरीदास हो, ये सभी कुमारी गौरीदास ये भी इसमें शामिल थी, तो निश्चित तौर पर तीनों ही सही आंसर है। तो हम ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे, यानी एक से अधिक। आप देखिएगा यहाँ पर श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और कुमारी गौरीदास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, शाही बाला राय इत्यादि महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अब अगला सवाल है आपके पास, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा ने, लक्ष्मी नारायण झा ने या रामलाल प्रसाद ने? उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए थे, नमक बनाकर नमक कानून अंग्रेजों का तोड़ दिया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उस दिन। आपको बताना है चंपारण में, वो तो थे उस समय कहाँ? दांडी में। लेकिन यहाँ बात चल रही है चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से रिलेटेड है, जरूर याद रखिएगा। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? विपिन बिहारी शर्मा ने। किसने किया था? विपिन बिहारी शर्मा ने। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। देखिएगा यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा द्वारा किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ
सारण और चंपारण से शुरू हुआ। वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।